आप सबका, तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है राइजिंग हरिद्वार। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज 18 ने जिलेवार जिस तरीके से हम तमाम लोगों के बीच जा रहे हैं, और ये पहला न्यूज चैनल है। मदन कौशिक जी, हम आपको ही स्वागत करते हैं राइजिंग हरिद्वार में। आप पहले मेहमान हमारे साथ हैं आज, और न्यूज 18 ने अभिनव प्रयोग किया। अभी तक किसी भी न्यूज चैनल ने इस तरीके का प्रयोग नहीं किया कि वो डिस्ट्रिक्ट वार जाकर के जो वहां की प्रतिभाएं हैं, जो वहां के राजनीतिज्ञ हैं, उनसे वहां पर बातचीत करें। और इससे पहले हमने राइजिंग पौड़ी किया था, और ये हमारा दूसरा कार्यक्रम राइजिंग हरिद्वार है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं राइजिंग हरिद्वार की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ मदन कौशिक जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के जाने पहचाने चेहरे, हरिद्वार की जनता का, जिनको एक लंबे समय से साथ मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ही होगा कि लगातार 6 बार से आप जो विधायक हैं, उसको अपना कहीं ना कहीं इसमें जनता के दिलों में जो जगह आपने बनाई है, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित भी होता है। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता ने जो भरोसा आपको दिया है, उस पर खरा उतरना आपकी जिम्मेदारी है। और हर बार ऐसा होता है कि जनता मोहर लगा देती है कि मदन कौशिक जी हरिद्वार का विकास कर रहे हैं। तो इस शहर के विकास के लिए क्या आपने अब तक किया है और आगे आप क्या करना चाहते हैं? धन्यवाद अनुपम जी। एक तो मैं आपको और न्यूज 18 के सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि आपने एक परंपरा से अलग हटकर, सामान्यतः देश की राजधानी में या बड़े शहरों में इस प्रकार के कार्यक्रम होते आए हैं, लेकिन आपने जो जिलेवाई कार्यक्रम करने का निर्णय लिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये दीनदयाल जी की उस भावना को उजागर करता है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को हर प्रकार का लाभ पहुंचे। इसके लिए मैं न्यूज 18 को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अनुपम जी, आपने हरिद्वार के बारे में कहा है। निश्चित रूप से आप देखेंगे आज हरिद्वार देश के उन चुनिंदा शहरों में से है जहां जो बेसिक चीज थी, हमें बिजली, पानी, सड़क, सीवर, मेडिकल सुविधा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आज आप देखेंगे हरिद्वार इसमें एकदम नंबर 1 आगे खड़ा है। ये शायद देश का पहला शहर होगा जहां पर 100% सीवरेज, अभी तक हम 93% कहते थे, लेकिन जो 7% शेष थी उसमें भी काम शुरू हो गया है। यानी हम कह सकते हैं कि देश का पहला ऐसा शहर होगा, चुनिंदा शहर होगा, जहां 100% सीवरेज युक्त शहर है। हम कहेंगे हमारा ये ऐसा शहर है जहां पर बड़े शहरों में देखते थे अंडरग्राउंड बिजली है, अंडरग्राउंड गैस की सारी सुविधा यहाँ पर है। आप देखेंगे कि यहाँ ऐसा शहर है जहां पर आउटडोर इंडोर स्टेडियम है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच कराने की क्षमता जो क्रिकेट का है वो हमारे हरिद्वार शहर में इस प्रकार का हमारे पास एक मैदान है। हम देखेंगे यहाँ हमारे यहाँ आप देखेंगे कि रिंग रोड, जो शायद हम कभी कल्पना करते थे कि हो सकती है, उसका पहला फेज लगभग तैयार है, सेकंड फेज के टेंडर प्रक्रिया चली गई है, उसके बाद हम थर्ड फेज में जाएंगे। मेडिकल कॉलेज को लेकर हम लोग हमेशा कहते थे बड़े संघर्ष हुआ, लेकिन आज इसी वर्ष 100 एडमिशन MBBS के छात्रों के हो गए हैं और एक बड़ी सुविधा यहाँ के लोगों को इस रूप में मिली है। स्थानीय स्तर पर आप देखेंगे कि पहले हमारे पास केवल 30 बेड का महिला हॉस्पिटल था, आज वो 150 बेड के लगभग पहुंच गया है। आप देखेंगे हमारे पास भूपत वाला एक ऐसा क्षेत्र था जो मेडिकल और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा होती थी कि हम पीछे हैं, आज वहां उस छोटे से क्षेत्र के लिए एक डिग्री कॉलेज अलग से चल रहा है। आप देखेंगे वहां की जो CSC बनकर तैयार होके उसमें भी काम शुरू हो गया है। तो एक हरिद्वार का एक जो संपूर्ण विकास, ये इस रूप में पिछले दिनों हमें देखा है। और बड़े मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बधाई देना चाहता हूं अपने सभी मुख्यमंत्रियों को। इन सब ने बड़े मन के साथ आगे बढ़कर हरिद्वार की उस भावना के अनुरूप काम किया है जो वास्तव में यहाँ के लोग चाहते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात जब बात आती है तो शिक्षा का आपने बताया कि काफी काम हुआ है, स्वास्थ्य पर काफी काम हुआ है, धार्मिक पर्यटन पर काफी काम हुआ है। बात रोजगार की आती है, और रोजगार सृजन तब होता है जब निवेश आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं,
औद्योगिक तरीके से एक बड़ा माहौल बनता है। तो मदन कौशिक जी, क्या उस दिशा में कुछ काम हुआ है या अभी उस दिशा में काम होना बाकी है? देखिए, जब हम हरिद्वार की बात करते हैं तो शायद देश के बड़े शहरों में इंडस्ट्रियल स्टेट बने हैं, शहरों में गए हैं, उसको एक अलग से पैकेज मिला है, अलग से उसकी सुविधाएं हुई है। हमारे यहाँ भी जब अटल जी प्रधानमंत्री थे वो सुविधा हमें भी मिली, और हमने उधम सिंह नगर में, देहरादून में, हरिद्वार के भगवानपुर में एक बड़ा इस रूप में इंडस्ट्री स्टेट डेवलप हुआ। शायद ये पहला ऐसा शहर है जहां लोग कहते थे कि जब ये पैकेज खत्म हो जाएगा इंडस्ट्री भाग जाएंगी, लेकिन ये पहला ऐसा शहर है जहां भागने की तो छोड़िए, इंडस्ट्री लगातार आ रही है। आज आप देखेंगे यहाँ फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में देखिए या अन्य किसी भी फील्ड में आप देखेंगे, चाहे यहाँ का भगवानपुर का इंडस्ट्रियल स्टेट हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे लक्सर का हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि सब इंडस्ट्री वाले जाने की बजाय अपनी डिमांड कर रहे हैं कि हमें निवेश बढ़ाना है। तो इसलिए इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, और इसका परिणाम हुआ कि हरिद्वार में यहाँ के नौजवानों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मिला। इसके साथ साथ पूरे उत्तराखंड के, क्योंकि जो हमने एक कानून बनाया था कि हमारे 70% स्थानीय लोग होंगे, उसमें हम लोग खरे उतरे हैं और आज सफलतापूर्वक इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपने भी इनिशिएट लिया था हरिद्वार की तस्वीर को बदलने का, एक लंबे वक्त से आप विधायक हैं। उज्जैन की तरह हरिद्वार होगा, काशी अयोध्या की तरह हरिद्वार होगा। काशी, अयोध्या और उज्जैन की सूरत हमने बदलते हुए देख ली। कई जगहों पर, वहां पर काशी में, अयोध्या में, तमाम जगहों पर कॉरिडोर भी बन गए। यहां पर हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर प्रस्तावित है। धार्मिक चीजों को उज्जैन और काशी की तरह बनाने का सपना क्या पूरा कर पाए हैं आप? देखिए, हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयागराज में या अन्य सारे जो धार्मिक स्थल है, थोड़ा अंतर है। जब हम उज्जैन में जाते हैं तो उज्जैन में भी एक छोटा स्थान हमें मिलता है। जब हम प्रयागराज में जाते हैं तो वहां शहर से बाहर महाकुंभ का आयोजन होता है। जब हम हरिद्वार की तरफ देखते हैं तो हरिद्वार ऐसा शहर है जहां हमारे पास गंगा के दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन है, और उस जमीन को लेकर हम कुंभ की दृष्टि से योजनाएं बनाते हैं। अभी जब कॉरिडोर की बात आई तो मैंने जो अधिकारी सर्वे कर रहे थे उनको बुलाया था, तो उन्होंने कहा था अभी हमारा प्रारंभिक दौर चल रहा है, इस दौर में हम जो एग्जिस्टिंग हरिद्वार है हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो मैं इस बीच में मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात की, बातचीत की, और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि हमारा एक पौराणिक शहर है, ये इसका इतिहास बहुत पुराना है, और यहाँ जो हरिद्वार पुराना शहर है, आज भी उस शहर में अंदर घूमने से वो फील आती है जो पुराने शहर में आती है। आज भी वो छोटी गलियां हैं, आज भी बिना आप गाड़ी बाहर खड़ी करनी पड़ेगी, पैदल उसमें को घूमना पड़ेगा। तो इसके पौराणिक महत्व को हमें बनाए रखना है और हमें कॉरिडोर पूरा बढ़िया बनाना है। हमारे पास उस तरफ बहुत जगह है। मुख्यमंत्री जी ने उस समय पूरी ताकत के साथ कहा कि ऐसा ही होना चाहिए, आश्वासन दिया है और बातचीत की है। अभी जब कॉरिडोर को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इस भावना को ध्यान में रखकर ही हम आगे बढ़ेंगे। मदन जी, तमाम लोग हैं और सब लोग हरिद्वार में ही मौजूद हैं। देवताओं का प्रवेश द्वार इस नगरी को कहा जाता है, और सबसे बड़ी बात यह कि करोड़ों भक्त देश दुनिया से यहाँ पर आते हैं, तो लगातार सुविधाओं की भी बात होती है कि जब इतने भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, गंगा स्नान करने से लेकर के तमाम धार्मिक जगहों पर दर्शन करने के लिए, दर्शन लाभ लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनको सुविधाएं भी और अच्छे दर्जे की मिलनी चाहिए। उस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, हम लोगों ने, जैसा हरिद्वार के बारे में मैंने पहले ही कहा कि यहाँ ये ऐसा शहर है, आप अन्य किसी भी इतने बड़े तीर्थ स्थल पर जाएंगे तो वहाँ जो लोग बाहर से यात्री आते हैं उसके लिए सरकार को आगे बढ़कर समय समय पर, मेलों के समय कार्रवाई करनी होती है। ये ऐसा पहला शहर है, जब हम कोविड में कुंभ आ गया और कुंभ के समय एक संभावना है कि कुंभ को कम किया जाए, कुंभ में लोगों से बहुत ज्यादा अपील ना की जाए। साधु संतों ने ऐसा कहा, हम लोग सबसे मिलने के बाद फिर जब हमने अधिकारियों की बैठक ली तो मैंने बैठक लेते हुए अधिकारियों को कहा कि यदि हम हाई कोर्ट में PIL पड़ गई, PIL से हमें सवाल पूछे गए, तो ये ऐसा शहर है जहां बिना सरकार की सहायता के अगर 4-5 लाख लोग आ जाएं तो उन सब के हरिद्वार के अंदर ठहरने की, खाने की व्यवस्था
ये सामाजिक स्तर पर, यानी जो लोग हैं जिन्होंने यहाँ धर्मशालाएं बनाई हैं अपने नाम के ऊपर, वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ सुविधाओं का किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, कनेक्टिविटी की दिक्कत नहीं है, एयर कनेक्टिविटी है यहाँ। पार्किंग बता दें, एक बड़ी समस्या पार्किंग की समस्या रहती है, जिसको लोग कई सालों से फेस करते हुए आ रहे हैं। देखिए, अब आप देखा होगा कि पार्किंग को लेकर जो बड़े मेले होते हैं तब तो हम पार्किंग टेम्परेरी बनानी ही पड़ती है, लेकिन परमानेंट पार्किंग को लेकर जो डबल स्टोरी पार्किंग है, वो हमारा जो मॉडल हमने लाए थे वो सक्सेस हुआ है, और उसको लेकर अन्य कई स्थानों पर उस प्रकार की योजना आगे बढ़ाई है। चूंकि हरिद्वार की एक अपनी प्रॉब्लम क्या है कि ये शहर एक तरफ से पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ से गंगा माई है, तो बीच का ही क्षेत्र है, और उसकी लंबाई थोड़ी है 8 किलोमीटर से कुछ ज्यादा, लेकिन चौड़ाई कम है। इसी क्षेत्र में सारी व्यवस्थाएं हमें बनानी है। तो मैं समझता हूं कि आज जो बड़ी पार्किंग शुरू हुई थी उस पे किसी कारण से कोर्ट ने कुछ क्वेरीज करके कहा है कि बाद में उसको शुरुआत करेंगे, लेकिन जो परमानेंट पार्किंग बननी चाहिए जो हमने प्रस्तावित की थी वो 6-7 स्थानों पर की है। मैं समझता हूं कि जल्दी हम उसको भी धरातल पर उतारेंगे। एक लंबे समय से आप विधायक हैं, क्षेत्र के बारे में काफी कुछ बड़ी बातें समझते भी हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है कि धार्मिक पर्यटन का जो क्षेत्र यहां पर है, इस लिहाज से पर्यटन को लेकर के क्या रूपरेखा है, कहां पर आगे आने वाले वक्त में पुल की आवश्यकता है, कहां पर और विकास के लिए आप क्या करने वाले हैं, कुछ अपना आगे का विजन आप बताएंगे। सरकार किस दिशा में हरिद्वार के विकास के लिए काम कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि हरिद्वार का विकास करना है तो आगे अगले 50-60 सालों को ध्यान में रखकर यह विकास करना होगा। देखिए, हरिद्वार के बारे में कहा जाता है कि ये ऐसा शहर है जो पुलों का शहर भी इसको कहते हैं। हर आधा किलोमीटर पे पुल है इस गंगा जी के बीच में। और जहां तक सवाल है विकास की दृष्टि से, हम लोगों ने 2021 में भी इस प्रकार का प्लान किया था कि अब चूंकि सारे जो हमारे मेले हैं, हमारे जो कुंभ है, वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने की संभावना बनती है। जैसा अभी कह रहे कि लगभग प्रयागराज में 30-35 करोड़ लोग आएंगे, तो हम लोगों ने भी कोरोना काल में इस सारे को एज्यूम किया था, और तब हमने कहा था कि क्या हम गंगा जी के उस पार हम अखाड़ों को वहां स्थापित कर सकते हैं क्या। सारी योजना हमने बनाई थी, और योजना बनाने के बाद यदि शायद कोरोना ना होता तो शायद वो सफल होती। आने वाले समय में एक सबसे बड़ी चुनौती यही सबके सामने रहेगी, लेकिन इस चुनौती का सामना हमारे पास उस साइड में काफी पर्याप्त जगह है, वहां हम लोग करेंगे। बिल्कुल, लेकिन जब बड़े मौके होते हैं, अक्सर हम देखते हैं चाहे बड़े स्नान हो, बड़े पर्व हो, तो उस मौकों पर कंट्रोल करना, मैनेजमेंट करना और सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, आपको लगता है कि चैलेंजेस होते हैं उस वक्त, और उस दिशा में कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है? देखो, कोई जितने भी आयोजन होते हैं वो सारे चैलेंजिंग होते हैं, स्वाभाविक होता है, क्योंकि इतने छोटे शहर में जब लाखों की संख्या में एक ही दिन में लोग आते हैं, एक ही दिन में श्रद्धालु आते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यह चैलेंज किसी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, लोकल गवर्नमेंट के लिए होता है। लेकिन मैं इस रूप में गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि राज्य बनने के बाद 2 महाकुंभ हरिद्वार में आए हैं, और भगवान के आशीर्वाद से दोनों का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, और उन दोनों महाकुंभ में जिस सफलता के साथ सरकार ने उनको किया है, तो वो सारा चैलेंज था, और एक हमने नए आयाम स्थापित करते हुए देश के सामने एक उदाहरण रखा, तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो विजन है वो पूरी तरह विकास पे फोकस रहता है, और आपके चाहने वाले तमाम हरिद्वार की जनता जो आपको कई बार से जताती आ रही है, वो कहती है उनके माथे पर कभी शिकन और तनाव नहीं देखे, हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। कैसे मदन कौशिक जी ये सब कर लेते हैं? देखिए, राजनीति में जब हम लोग काम करते हैं तो हमेशा मन में एक भाव रहना चाहिए जी कि हम जनता के द्वारा 5 वर्ष के लिए चुने गए, और इस 5 वर्ष में अगर हम अच्छा करेंगे तो जनता हमें नंबर देगी, अच्छा नहीं करेंगे तो नंबर कम देगी। और ये भी एक तरह का जनता के बीच में हमारा 5 साल के लिए एग्जाम होता है। तो मैं बड़े मन के साथ, भाव के साथ अपने सारे लोगों से जुड़कर उस काम को करता हूं, और मुझे प्रसन्नता इस चीज की है कि शायद ये विधानसभा इतनी अच्छी विधानसभा है कि इसमें हमारा कार्यकर्ता बड़ी दृढ़ता के साथ खड़ा होता है, विपरीत परिस्थितियों या सामान्य परिस्थितियों या परिस्थिति अनुकूल हो, कहीं भी। और उन कार्यकर्ताओं के बलबूते पर आज भारतीय जनता पार्टी
इस क्षेत्र में बड़ी ताकत इस रूप में खड़ी है। हम देख रहे हैं कि समूचे उत्तराखंड की अगर हम बात करें, पूरे उत्तराखंड में या हरिद्वार की हम खासतौर पर बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन जो है पूरे इस हरिद्वार को लेकर के, धार्मिक जगहों को लेकर के, वो अक्सर देखने को मिलता है। तमाम निर्देश लगातार सरकारी स्तर पे, या फिर आप लोग विधायक हैं, जब आप कभी बैठक में जाते होंगे या मिलते होंगे तो आप लोगों को भी मिलते होंगे। प्रधानमंत्री जब डिस्कस करते हैं आपसे हरिद्वार के विकास को लेकर के या धार्मिक चीजों को लेकर के, तो क्या कहा जाता है? किस तरीके का सूरत, किस तरीके का वो हरिद्वार चाहते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये रहा है कि जो उत्तराखंड राज्य है ये देश का ऐसा राज्य है जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला है। आपको याद होगा कि केदारनाथ में जब प्रधानमंत्री जी आए थे उन्होंने एक ही बात कही थी, ये जो दशक है ये उत्तराखंड का दशक है देश के अंदर। और आप देखेंगे आज उसी का परिणाम हुआ कि प्रधानमंत्री जी के दिमाग में, भाव में, संकल्प में जो चीज आती है, आज आप देखेंगे केदारनाथ का उन्होंने एक बार मन में संकल्प लिया, बद्रीनाथ का लिया, गंगोत्री, यमुनोत्री अब सारे लगातार चल रहे हैं। इसी प्रकार हरिद्वार के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है और हरिद्वार को लेकर भी कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि हम हरिद्वार को भी इस रूप में हमारा हरिद्वार हो कि आने वाले समय में यदि वर्तमान के कई गुना श्रद्धालु आए तो उनको एक भावपूर्ण ढंग से उनकी सारी व्यवस्था हो जाए। यहां आपने बड़े अभिनव प्रयोग किए हैं। कोविड के बाद से मैं जिक्र करूंगा, तमाम लोग, हरिद्वार के लोगों को कहूंगा इस बात की तारीफ भी आपको करनी चाहिए सरकार की, कि जिस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की बात होती है कि स्वयं के अपने उद्योग लगाने के लिए खुद में, अपने आप में, तो कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों ने नौकरियां छोड़ करके इस उत्तराखंड में आकर के, हरिद्वार के तमाम इलाकों में आकर के कोई फूलों की खेती कर रहा है, कोई अपने कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा है, कुछ शहद बना बेच रहे हैं, या इस तरह की चीजें को लोगों का चलन बहुत बढ़ा है और उनको सरकारी मदद भी सरकार के स्तर पर दी जा रही है। इसको आप कैसे देखते हैं और कुछ चीजें क्या आपके संज्ञान में भी आई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद हमेशा से एक नारा दिया है कि लोकल और वोकल। उन्होंने कहा कि हम लोकल चीजों पर किस प्रकार से ध्यान केंद्रित करें। फिर कोविड के समय जो परिस्थिति पूरी दुनिया में बनी और उसमें भारत जिस प्रकार से दुनिया के सामने एक ऐसा अपना स्थान पेश करने में सफल हुआ, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे युवा हैं जो पढ़ने के बाद दुनिया में कहीं अच्छे पैकेज और इस प्रकार से सर्विस करने जाते थे, उन्हें आह्वान किया कि आप भारत वापस आइए, आपको जो एक समस्या है आप स्टार्टअप शुरू करिए। आप शुरू करेंगे तो आपको गवर्नमेंट बिना किसी उसके कि आप जब स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई की, आपकी पहली सर्विस है, आप छोड़ के आ रहे हैं तो आपको बैंक लोन कैसे दे, इस सारी चिंता व्यक्त करते हुए, और आप देखेंगे आज हरिद्वार में भी इस प्रकार से विभिन्न तरह के अनेक प्रोडक्ट को लेकर लोग आगे आए हैं। और आप हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे तो ऐसे अनेक उद्योग नौजवानों ने स्थापित किए हैं। मातृशक्ति की बात होती है और पहाड़ में ये आपने सुना भी होगा कि पहाड़ की रीढ़ मातृशक्ति को कहा जाता है, महिलाओं को कहा जाता है, सारा दारोमदार उनके कंधों पर होता है। तो ऐसे में मातृशक्ति, और बड़ी संख्या में जो मातृशक्ति बाहर से आती हैं, घाटों पर आकर स्नान करने के लिए आती हैं, की पेड़ी पर आकर स्नान करने के लिए आती हैं, उनको सुरक्षा के लिहाज से, उनके चेंजिंग रूम्स वहां पर हों, इन सब लिहाज से पिछले 10-12 सालों में काफी कदम उठाए गए हैं जो तस्वीर बदलती हुई घाटों पर दिखाई देती है। क्या इसमें कुछ और भी आगे आने वाले वक्त में इजाफा किया जाएगा? 2010 से पहले हरिद्वार में घाटों की संख्या काफी कम थी और हमेशा से जो एक बड़े स्नान का दबाव वो बिल्कुल एक जगह केंद्रित होता था। उस समय मैं अर्बन डेवलपमेंट विभाग का मंत्री था, तो मैं अधिकारियों के साथ बैठा, गंगा सभा के साथ बैठा, यहाँ के अखाड़ों के साथ बैठा, साधु संतों के साथ बैठा, व्यापार मंडल के साथ बैठा, यहाँ के सामाजिक संगठनों के साथ बैठकर एक रणनीति बनाई कि क्या हम इस शहर में घाटों का निर्माण अपर गंगा कैनाल पर और उधर गंगा पर कर सकते हैं क्या? ठीक है, उस समय हमारे कई राजनीतिक मित्रों ने इसको अच्छा नहीं माना, उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है भला। लेकिन आज आप देखेंगे हमारे पास एक दिन में हरिद्वार के अंदर कितनी भारी भीड़ आ जाए
वो बड़े आराम से स्नान करके वापस जाती है। 72 घाट हमारे पास है इस समय, और उन 72 घाटों की व्यवस्था केवल घाट नहीं है कि घाट बन गए, वो नहीं है। आज उन घाटों को हमने मैक्सिमम सामाजिक संगठनों को दिए हैं, वो बिल्कुल उसको सुंदरता रखते हैं। आज कम से कम 20 से 25 स्थानों पर शानदार तरीके से आरती होती है शाम की। और ये सारी व्यवस्थाएं बनने के बाद अभी हमारे पास और गुंजाइश है कि हम और घाटों का निर्माण करें। पिछली बार जो सामाजिक संगठन है उनकी बड़ी एप्लीकेशन आई 2021 में, और हमने कई सामाजिक संगठनों को इसकी अनुमति दी और उन्होंने अपने खर्चे से यहाँ घाटों का निर्माण किया। आज आप देखेंगे शाम को उन घाटों पर जब लाइटिंग जलती है तो रात को हजारों की संख्या में लोग घूमने आते हैं। तो इसमें अभी गुंजाइश है और बढ़ने की। मतलब रोशनी से नहाई हुई, जगमगाई हुई आपकी हरिद्वार नगरी हर किसी को दिखाई देती है। हाँ, लोगों को बड़े पसंद है। लोग बाहर से आते हैं तो लोग एकदम आने के बाद कहते हैं कि ये सारा बदला हुआ हरिद्वार है, और फोन करते हैं, मैसेज करते हैं और अच्छा कमेंट्स करते हैं कि हरिद्वार वास्तव में एक सुंदर छोटा शहर है, सुंदर शहर है, बदला हुआ शहर है। मदन जी, बात होती है युवा सोच की। आजकल बड़ी संख्या में युवा हैं, और यहां से क्योंकि दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है, लोग जाते हैं सुबह दिल्ली में आते हैं, व्यापार करते हैं। ये सबसे बड़ी बात यह है कि हरिद्वार में ऐसा क्या प्लेटफॉर्म युवाओं को मिलना चाहिए कि प्रधानमंत्री की और पुष्कर धामी जो कि एक युवा मुख्यमंत्री, उनकी जो सोच है कि हरिद्वार में वो युवा प्लेटफॉर्म मिले कि युवाओं को हरिद्वार से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़े। देखिए, आप देखेंगे हमारा जो शहर है वो धार्मिक के लिए भी, धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी, और जो इसका स्वरूप है उसके हिसाब से भी, ये दुनिया में अगर हम कहीं जाते हैं और वहां ये पता चले कि हम हरिद्वार से आए हैं, तो जो श्रद्धा है सामने वाले के हमारे प्रति सामने वाले की, वो बहुत अच्छी इस रूप में रहती है। और धार्मिकता के साथ साथ राज्य बनने के बाद हमने औद्योगिक क्षेत्र में भी कदम रखे। लेकिन ये आप को मैं बताना चाहता हूं कि ये शहर है जिसमें इसके धार्मिक स्वरूप को किसी भी रूप से हमने टच नहीं करने दिया। हमारा धार्मिक स्वरूप हरिद्वार का उसी रूप में है और औद्योगिक के साथ साथ। और आज हमें प्रसन्नता इस चीज की है कि जहां हम आज देखेंगे कि इस जिले के अंदर आज कई विश्वविद्यालय खड़े हो गए पढ़ाई के क्षेत्र में। आज इंडस्ट्री स्टेट के रूप में एक नया इंडस्ट्री स्टेट हम लक्सर क्षेत्र में नोटिफाइड हुआ है, उसमें भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ गुंजाइश है आगे बढ़ने की। तो आने वाले समय में उस सारी योजना पर हम काम कर रहे हैं कि हरिद्वार को लेकर और अन्य प्रकार की रणनीति भी हम लोग तैयार करें। तो निश्चित रूप से हरिद्वार के इसके धार्मिक स्वरूप को बरकरार रखते हुए हम अन्य सारे प्रकार से भी काम करने की दिशा में बढ़ेंगे। अब अगले साल जो है, ज्यादा वक्त नहीं है, प्रयागराज में महाकुंभ होने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात कि यहां से तमाम अखाड़े, तमाम साधु संत जो है वहां पर पहुंच भी चुके हैं, सबको अपने अपने स्थान भी मिल गए हैं। महाकुंभ एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, तो जाहिर तौर पर जब हरिद्वार में भी कुंभ अर्ध कुंभ जिस तरीके से तैयारी उसकी भी कई वक्त पहले से शुरू हो जाती है, तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के साथ कुछ सामंजस्य बैठता है, बातचीत होती है, क्योंकि प्रयागराज में इतना बड़ा महाकुंभ हो रहा है और हरिद्वार इतनी बड़ी स्थली है? देखिए मिश्रा जी, अभी 21 के बाद 33 में हमारे यहाँ कुंभ होगा। लेकिन जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो ये स्वाभाविक तौर पर होता है जो हमारे नेबर स्टेट है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सबके साथ बैठकर हम हर प्रकार की बातचीत होती है, हर प्रकार की। और उत्तर प्रदेश तो हमारा बड़ा भाई है। उत्तर प्रदेश तो बिल्कुल हमने एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे साथ इस रूप में रहा है। और हम बहुत चीजें हैं, आपको याद होगा कि जब पहला महाकुंभ हमने किया तो बहुत कुछ चीजें हमने, लोग पूरे देश में एक चिंता व्यक्त की गई कि भाई नया राज्य बना है, पहला महाकुंभ हो रहा है, किस प्रकार से आयोजन होगा, कहीं कुछ व्यवस्थाओं में दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन समय समय पर हमने जितने हमारे अधिकारी ऐसे थे जिन अधिकारियों ने कुंभ कराए हैं, उन सारे अधिकारियों को हम लोगों ने बातचीत की। हमारे पास योग्य अधिकारी थे और जब हमारा महाकुंभ संपन्न हो गया, आज मैं प्रसन्नता के साथ कह सकता हूं, आज उत्तर प्रदेश को भी हम अपने सारे अधिकारी वहां भेजकर साझा कराते हैं। वो भी कहते हैं हमें अधिकारी उत्तराखंड के चाहिए, तो हम भेजते हैं वहां भी। हम उज्जैन में। क्या बात, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही।
सबसे बड़ी बात यह कि हरिद्वार की अगर हम पूरे सिनेरियो को देखें तो बहुत काफी विस्तार लेते जा रहा है, आउटस्कर्ट्स काफी फैलाव होता जा रहा है। तो जाहिर तौर पर जब फैलाव होगा तो विकास भी होगा और उसके हिसाब से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करना होगा। ये आगे अगले कई सालों के हिसाब से आपको बनाना होगा। तो जिस तरीके का फैलाव हो रहा है इस क्षेत्रफल में भी और तमाम चीजों में, इसको आप महसूस कर पा रहे हैं? बिल्कुल, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपने विषय रखा है कि जिस प्रकार से हरिद्वार का फैलाव हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ से हम अगर लक्सर रोड पे जाएंगे तो शायद आपको देखेंगे पूरी रोड पे काम हो रहा है। आप रुड़की तक जाएंगे तो एक अलग से ही पतंजलि के आसपास शहर नजर आता है। आप इधर बिजनौर रोड पे जाएंगे, वहां भी यही है। ऋषिकेश रोड पे जरूर है कि वो वन भूमि होने के कारण वहां का जो फैलाव वो उस रूप में आगे नहीं बढ़ा। इस सारे को ध्यान में रखते हुए हमें बड़ी योजना बनाने की आवश्यकता है और वो योजना ये होगी कि प्लान वे में हम आगे बढ़ें। चूंकि आने वाले समय में जब हम देखेंगे कि उन सारे क्षेत्रों में हमें पानी भी चाहिए, हमें सीवरेज भी चाहिए, हमें सड़कें भी चाहिए, हमें अन्य प्रकार की सुविधाएं भी चाहिए, तो ये एक प्लान वे में सारा बने। तो इसके लिए समय समय पर कई बैठकें होती हैं। तो ये हमारे लिए चुनौती है, बड़ी चुनौती। बिल्कुल। मदन जी, मैं आखिरी सवाल, क्योंकि सेशन में हमने हर विषय पर लगभग बातचीत की है। गंगा जल जिसको लेने के लिए, जिसको लोग अपने घरों में पूजा पाठ के लिए, तमाम चीजों के लिए, तमाम धार्मिक क्रियाकलापों के लिए सब में प्रयोग करते हैं, गंगा जल को लेकर के आपकी सरकार ने भी पूर्व में भी कि घर घर तक गंगा जल पहुंचाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन तरीके से या तमाम माध्यम से अब जिस तरीके का सोशल मीडिया का दौर है, इसको लेकर के कुछ अब सरकार की स्ट्रेटेजी है, आप विधायक हैं, यहाँ आपकी कुछ प्लानिंग है कि जो देश दुनिया से लोग आते हैं, जो गंगा जल लेकर के जाते हैं, जो लोग नहीं ले जा पाते, उनके घरों तक गंगा जल पहुंचे, क्या उसके लिए कर रही है सरकार? देखिए, ये 2010 की संभवतः बात होगी। मेरे पास तब ये विभाग भी था। तो मैंने निशंक जी मुख्यमंत्री थे, मैंने बैठ के बातचीत करते हुए कहा कि क्या हम बिना शुल्क के, यानी हम केवल जो भी शुल्क ले वो उनका वो ही ले कि जो गंगा जल जहाँ में पैक होगा उसका पैसा और जो आने जाने का खर्चा होगा वो हम लें। इसके लिए हमने बड़ी योजना बनाई, अधिकारियों को लगाया। उस समय 2 एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे थे, जो कहीं भी अगर डिमांड होती है वो गंगा जल को भेज सकते हैं। हमने दोनों का जब निकाला तो उनका जो खर्चा आता था गंगा जल भेजने का वो काफी कॉस्टली था, काफी ज्यादा था। तब हमने पूरी योजना इसकी बनाई। योजना बनाने के बाद क्या हुआ कि एक जो इसका रूपरेखा बनी, वो रूपरेखा किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाई। कारण उसका क्या था कि कई लोगों ने इसका गलत तरह से प्रचार किया, गलत तरीके से इसको विषय को रखा, तो वो नहीं बढ़ पाई। बाद में भारत सरकार के जो हमारा मंत्रालय है, डाक विभाग, उसने कहा कि हम इसमें बहुत कम, यानी एक ना के बराबर पैसे लेके हम इस सुविधा को दे सकते हैं। लेकिन इसमें जो एक प्लान वे में काम सरकार की तरफ से होना चाहिए, उसकी वास्तव में जो आपने कहा आवश्यकता भी है और श्रद्धा भी है। आवश्यकता श्रद्धा में इस रूप में कह सकता हूँ, आज दुनिया के किसी भी देश में हम जाएंगे, वहां भारतीय रहते हैं, हर भारतीय की श्रद्धा गंगा के प्रति है। और गंगा जल ऐसा है कि वो जीने में, मरने में, शुभ कामों में, रोजमर्रा के घर में, पूजा में काम आता है। लेकिन वो लोग गंगा जल को कैसे प्राप्त करें, एक बड़ी चुनौती है। जिस रूप में आज हम गंगा जल दे रहे हैं, इसमें कोई सरकार का डायरेक्ट उस रूप में नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में एनजीओ काम कर रहे हैं। लेकिन उसमें हमें काम करने की आवश्यकता है और ये वास्तव में एक बड़ा विषय होगा यदि हम इस विषय को कंप्लीट कर पाते हैं। मैंने तो पूरी योजना रचना बनाई थी कि हम जो गंगा जल घर घर तक हम पहुंचाएंगे, सरकार का उसमें जरा सा भी एक पैसे का प्रॉफिट ना हो और हम गंगा जल फिर भी वहां तक भेजें, तो बुलाना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया मदन जी, आपने विभागी के साथ अपनी बातों को रखा और मदन जी ने यह भी बताया कि सरकार किस तरीके से हरिद्वार के विकास को लेकर के काम कर रही हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, हर किसी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमसे बातचीत की। और न्यूज 18 के इस राइजिंग हरिद्वार पर क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि न्यूज 18 ने एक नई शुरुआत की है, इसके लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। और आज जब ये सारे जिलों में पहुंचेगा
तो निश्चित रूप से ऐसी बहुत योजनाएं सरकार की होंगी, बहुत उस स्थानीय स्तर पर अनेक ऐसे मुद्दे होंगे जो न्यूज 18 के द्वारा उनको आगे बढ़ाया जाएगा और उनका समाधान निकलेगा। इसके लिए न्यूज 18 को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया।